हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहली बात तो आप लोग बोलेंगे सर कैसे होंगे आप बताइए, 10th का रिज़ल्ट नहीं आया हमारा और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर और रिज़ल्ट पता नहीं कैसा आएगा, एग्ज़ाम हुए नहीं है, स्कूल वाले कैसे मार्क्स देंगे। तो यही सारी चीज़ अभी चल रही होगी, लेकिन इस सब चीज़ों के साथ में टाइम को भी हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट कर देंगे रिज़ल्ट तो आना ही है, आज नहीं तो कल आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तो सीबीएसई ने कहा ही है कि जुलाई तक रिज़ल्ट आएगा, तो हम अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी आगे की पढ़ाई चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम क्लास 11th में जो हम फिज़िक्स में बेसिकली पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं उसका नाम होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। जनरली होता क्या है, 10th में जिन बच्चों के बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं अब तो मेरी अच्छी परसेंट आई है, अब तो मैं 11th और 12th दोनों फोड़ दूंगा। बट ऐसा नहीं होता है। इसका रीज़न ये है, जो आपने 10th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसका लेवल अगर 11th और 12th से कंपेयर किया जाए तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस, काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर आप वही सोच को लेके चल रहे हैं कि बस मैंने 10th में इतनी सी पढ़ाई करी और इसमें मेरे इतने अच्छे परसेंट आ गए, 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, इसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू ऑप्ट साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको एटलीस्ट 3 आवर्स आपको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में देने पड़ेंगे, क्योंकि 11th और 12th में सिर्फ अच्छी परसेंट लाने से काम नहीं चलता। इफ़ यू वांट टू क्रैक a competition just like NEET or IIT, then you have to study at least 9 to 10 hours on daily basis after your classes। ये मैं जो टाइम बता रहा हूँ 8 से 9 घंटे का, ये आपकी क्लासेस ओवर होने के बाद का टाइम है। 4 to 5 आवर्स की आप क्लासेस मान लीजिए, उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 आवर्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट के लिए 9 आवर्स आपको डिवोट करने पड़ेंगे। तब जाके कुछ चांसेस बनते हैं कि हाँ आप उस लायक हो जाएंगे कि हाँ हम कंपटीशन क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अपने इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप थोड़ा भी अगर अपनी डेडिकेशन में थोड़ी सी भी कमी करेंगे तो आपका सिलेक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है हमको, डेडिकेशन, अपने एफर्ट्स 100% देने, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हमको मेहनत में अपनी 1% भी कमी नहीं रखनी है। तो उसके लिए मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी फिजिक्स में क्लास 11th एंड 12th में। तो जैसा कि आप अभी जस्ट 10th को पूरा करके आए हैं और रिजल्ट अवेटेड है आपका, बट हमको तैयारी अपनी कंपटीशन की और एज वेल एज 11th एनसीईआरटी की ये पूरी करनी है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो नीट लेवल की तैयारी करते हैं, वो 11th की एनसीईआरटी देखते ही नहीं है। अगर 11th की एनसीईआरटी नहीं देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है आपका, जितनी अच्छी आपकी एनसीईआरटी होगी उतना अच्छा आपका कंपटीशन की तैयारी भी होगी। क्योंकि जब हमको बेसिक ही क्लियर नहीं है और आपको एकदम हाई लेवल की चीज़ें पढ़ा दी जाएं तो क्या होगा, समझ में आएंगी आपको? नहीं आएंगी समझ में। तो बेस से स्टार्ट करेंगे, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी तो आपको भी डिफ़िकल्टी लेवल इतना नहीं लगेगा एकदम। अगर पहले से ही डिफ़िकल्टी लेवल हाई कर दी जाए, जो जनरली बड़ी बड़ी कोचिंगों में देखा जाता है, वो क्या करते हैं बीएससी लेवल तक का पढ़ा देते हैं। 12th के बाद जो साइंस लेते हैं वो बीएससी करते हैं, बीएससी लेवल हाई लेवल की चीज़ें पढ़ाते हैं, बट कंपटीशन में ऐसी चीज़ आती नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो बच्चे कह रहे हैं जो तैयारी करते हैं इन बड़ी कोचिंगों से। इतने सारे बच्चों से बात हुई कि सर बोला था हमें सर इतनी चीज़ें पढ़ा दी हाई लेवल की और ऐसी चीज़ें तो आती नहीं है एग्जाम में, तो फिर हमने अपना टाइम क्यों वेस्ट किया। तो इसलिए एनसीईआरटी को बेस करके चलें। एनसीईआरटी अगर अच्छे से कर लिया आपने तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली 1 से 2 साल अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आई विल एश्योर यू कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेडिकेशन चाहिए हमको, ठीक, और डेडिकेशन के बिना कुछ नहीं। और सबसे पहली चीज़ तो माइंड इतना स्ट्रॉन्ग करना है हमको। डिफ़िकल्टी डेफिनेटली आने वाली, क्योंकि 10th से 11th की पढ़ाई बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है, हलवा नहीं है कि बस मैंने 11th में साइंस ले ली, 10th में मेरी 95% आई थी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है बेटा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है 11th में और 12th में, तब जाके आपके कुछ चांसेस बनते हैं। बट हमको हिम्मत भी नहीं हारनी। अगर पहली हिम्मत हार लेंगे कि भाई ये तो बहुत टफ है, अपन से होगा ही नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। आप जैसे बच्चे ही क्या करते हैं, कंपटीशन
क्लियर करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ मेरा मोटिव इतना सा था कि हमें मेहनत करनी है, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से पढ़ना है, उस पर बेस क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, हमको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए ना बेसिकली हम क्लास 11th में 2 पार्ट हैं आपके फिजिक्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 का पहला ही चैप्टर हम ले रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस पे बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल की बात करें तो बनते ही बनते हैं, और क्लास 11 जो कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं तो एग्जाम में भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहली यूनिट का नाम क्या है हमारा? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हमारी पहली यूनिट है। तो सबसे पहले हम इसमें टर्म समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्या समझेंगे इसमें हम? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो आपने 9th में 10th में इतनी सारी क्वांटिटी ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। आपने अभी 10th में रिसेंटली फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, 9th में वर्क पढ़ा, आपने इतनी सारी क्वांटिटी पढ़ी है आपने। तो ये क्वांटिटी क्यों बनाई गई, या इन क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी हमको? तो सबसे पहला आंसर क्या होगा आपका? सही है, क्वांटिटी की जरूरत इसलिए पड़ी, किसी भी चीज को अगर हमको मेजर करना है या किसी चीज को कंपेयर करना है, इसलिए हमको क्या पड़ा? बेसिकली किसकी रिक्वायरमेंट हुई? सर हमको फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट हुई। इसलिए हमने क्या किया, हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई हुई है। जैसे हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट, क्यों बनाई है क्वांटिटी? करंट को मेजर करने के लिए। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बनाई? पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो इतनी सारी क्वांटिटी हमने जो बनाई है किस लिए? मेजर करने के लिए। ठीक है, वाई इट नीड्स फॉर फिजिकल क्वांटिटी? टू मेजर एनीथिंग, किसी भी चीज को मेजर करनी है, लेंथ को मेजर करना है, टाइम को मेजर करना है, वेट को मेजर करना है, किसी भी चीज को मेजर करना है, उसके लिए क्या नाम दिया हुआ है? हमने एक क्वांटिटी का नाम दिया है। उसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ? सर पहली चीज जैसे लेंथ है, लेंथ मेजर करने के लिए आप क्या लेते हैं? स्केल लेते हैं, है ना। अलग अलग आपके रेंज होती है स्केल की, मीटर में भी आते हैं, सेंटीमीटर में भी आते हैं। तो वी हैव डिफरेंट स्केल। तो वो स्केल क्या? एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लेंथ मेजर करके दे रहा है। ठीक, तो वो क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी। क्यों बनाई गई? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या इंस्ट्रूमेंट के लिए बेसिकली अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरी चीज, आपने 9th में 10th में काफ़ी सारी लॉस पढ़ी होंगी, जैसे ओम्स लॉ पढ़ा आपने। ठीक, 9th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा आपने। तो बहुत सारी लॉ होती हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी? सर क्वांटिटी की। जितने भी हमारे नेचर में लॉज होते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ हो गया, कूलम्स लॉ हो गया, मैग्नेटिक फोर्स लॉ हो गया, तो इतने सारे हमने लॉ पढ़े हैं नेचर में। इन नेचर को, इन लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आके हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। जब ये फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ते हैं तभी हम आगे की जितनी सारी चीज़ें होती हैं उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के लॉस को डिस्क्राइब करने के लिए, और जितनी भी क्वांटिटी हमें अगर किसी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए भी हमने क्या नाम दिया हुआ है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 चीजें यूज करेंगे, N, और एक चीज यूज करेंगे हम U। अब आप बोलेंगे सर ये N और U क्या है? तो सबसे पहले Q क्या बताया मैंने आपको? Q क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज Q? फिजिकल क्वांटिटी। N क्या है यहां पर? तो आप बोलेंगे सर N यहां पर है न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज N? न्यूमेरिकल वैल्यू।
जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर u क्या है सर, u है यहां पर यूनिट। आपने हर क्वांटिटी की क्या पढ़ी हुई है, एक यूनिट पढ़ी हुई है। तो यहां पर u को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट से। u किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये थोड़ा टिपिकल हुआ, थोड़ा एक बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाओ। तो एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। अगर आपके पास एक ट्रक है, ठीक, और आपके पास एक नैनो कार है। क्या है आपके पास, एक नैनो कार, ठीक। तो आपने बोला कि सर जो ये ट्रक है ये 5 टाइम्स है किसके, नैनो कार के। किसके, नैनो कार के। जो ये ट्रक है ये 5 टाइम्स है किसके, नैनो कार के। तो ट्रक यहां पर क्या हो गया सर, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी। ये 5 क्या हो गया सर, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। और किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर किया सर, हमने ये नैनो कार के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया। तो इसको क्या मान लीजिए, यूनिट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, यूनिट। तो n क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टाइम्स। इस न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो अगर आप 5 को नैनो कार से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या मिलेगा, ट्रक का वेट मिलेगा। सपोज करो क्या मिलेगा, ट्रक का वेट मिलेगा। तो ट्रक का वेट किसके इक्वल सर, 5 टाइम्स ऑफ नैनो कार के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रक का जो वेट बता रहे हैं उसको क्या बोला आपने, फिजिकल क्वांटिटी। ये जो 5 है इसको क्या बोलेंगे आप, न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज नंबर ऑफ टाइम्स। किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर, नैनो कार से। नैनो कार यहां पे क्या है, यूनिट है। क्या यहां पर, यूनिट है यहां पर बेसिकली। तो बेसिक इसका मतलब हमें किसी चीज को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। क्या किया, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद जो हमको चीज मिली उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ट्रक यहां पर क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। 5 क्या हो गया यहां पर, न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो नैनो कार है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू N इंटू U कैसे होता है। हमने यहां पे कंपैरिजन किया किसी एक चीज से, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई किया। वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, फिजिकल क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं ये कितने टाइप्स की होती है, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देख रहे हैं हम। ये 3 टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। तो पहली क्वांटिटी हम देख रहे हैं, पहली क्वांटिटी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो कितने टाइप की क्वांटिटी होती है ये सर, 3 टाइप की होती है। पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 बाय 1 इनकी स्टडी करते हैं कि ये फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे कि अगर हम बात करें अल्फाबेट ले लीजिए। जब आपने 26 अल्फाबेट आपने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, इसी से सारे क्या हो रहे हैं, ये आपके वर्ड्स बन रहे। अगर ये 26 अल्फाबेट अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप वर्ड्स बना सकते थे, नहीं बना सकते। तो बेसिक चीज क्या है सर, अल्फाबेट है। बेसिक चीज क्या है, अल्फाबेट। इसी तरह फिजिक्स में
हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, बेसिक क्वांटिटी होती हैं। उन्हीं बेसिक क्वांटिटी से जितनी भी क्वांटिटीज फिजिक्स में आप देखेंगे वो इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से देखने को मिलेंगी। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसकी वजह से ही जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वो नई क्वांटिटीज में बनती हैं। उन्हीं नई क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं उनको? डिराइव्ड। तो सबसे पहली बात तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होंगी? विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और कितनी होती है ये? सर 7 होती हैं। कितनी? 7। तो देखते हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास मास। यहां पर लिख सकते हैं आप 7, या एक काम करते हैं इसको पूरे को रफ कर देते हैं। तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है बेटा? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी क्या होती है? अभी लिखा था मैंने, क्या? मास। दूसरी क्वांटिटी क्या होती है? लेंथ। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती है? 7। कितनी? 7। एक मिनट, ये थोड़ा सा गीला हो रहा है, इसको मैं जरा पोंछ लेता हूं। ये हमने इसको अच्छे से पोंछ लिया, ठीक। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक। पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास? मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं? सर किलोग्राम में मेजर करते हैं। मास को हम किस में मेजर करते हैं? तो उसकी यूनिट क्या होगा इस क्वांटिटी की? इस बेसिक क्वांटिटी जो है हमारे पास मास है, और इसकी यूनिट क्या होगी? सर इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल क्या होता है? केजी। क्या होता है इसका सिंबल? केजी। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? सर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है लेंथ। ये बेसिक क्वांटिटी है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है? सर मीटर होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर इसको? हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी क्वांटिटी क्या होती है? सर टेम्परेचर, सॉरी, थर्ड क्वांटिटी इज टाइम। थर्ड क्वांटिटी इज टाइम। टाइम को किसमें मेजर करते हैं सर? सेकंड में मेजर करते हैं। सिंबल क्या हो गया? एस। चौथी क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज द फोर्थ क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट ले सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक करंट। इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी आपने 10th स्टैंडर्ड में? एम्पेयर। सिंबल क्या होता है इसका? ए होता है। फिफ्थ, टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है सर? केल्विन। केल्विन का सिंबल के। जनरली आपको के या फिर थीटा से भी रिप्रेजेंट मिलेगा, जनरली क्यू से, क्यू या थीटा के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड आपको क्या लिखनी है? के ही लिखनी है। अभी इसको रहने दीजिए, जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, हीट वाले चैप्टर में, तब और डिस्कस कर लेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। 6 यूनिट होती है हमारे पास फंडामेंटल ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये किस में मेजर करी जाती है? कैंडेला में मेजर करी जाती है। इसका सिंबल होता है CD। अब ये टर्म आपके लिए नया होगा। आपने मास के बारे में सुना होगा, लेंथ के बारे में सुना होगा, आपने टाइम के बारे में सुना, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक नया टर्म है। बेसिकली किसी भी सरफेस पर कितनी लाइट पर यूनिट एरिया पर सेकंड फॉल हो रही है। किसी भी सरफेस पर कोई लाइट आ रही है हमारे पास, एक यूनिट एरिया पर, यूनिट एरिया में कितनी फॉल हो रही है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसको हम मेजर करते हैं
कैंडेला में, और इसका सिंबल क्या होता है, CD। जब चैप्टर पढ़ेंगे जैसे जैसे आप 11th और 12th में, तो ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हमको सिर्फ क्या समझना है कि हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें से 6 मैंने लिख दी, 7th क्या होती है, मोल, या फिर हम बोलते सॉरी यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल, और सिंबल होता है इसका MOL। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसको अगर ये पता है तो इसके बेसिकली इसके बिहाफ पर आप जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको आप डिराइव कर सकते हैं। तो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी मास, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपने 9th स्टैंडर्ड में मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये इनके सिंबल्स हैं। समझ में आ रही बात? तो दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटी। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी? वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर टू यू? ओके, वेरी गुड। आगे चलें। अब हम किसकी बात करेंगे सर? डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करिए अब आप। चलिए ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जैसा आप लोग कहें। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो एग्जांपल लेते हैं हम एरिया। क्या एग्जांपल लिया हमने? एरिया एग्जांपल लिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एक बार बताइए, अभी हमने पढ़ा लेंथ। लेंथ कैसी क्वांटिटी है? लेंथ कैसी क्वांटिटी है सर? फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ भी तो एक लेंथ ही है, एक डिस्टेंस ही तो है। तो ब्रेड्थ भी क्या एक तरीके से लेंथ। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर के क्या बना रही है? एक नई क्वांटिटी बना रही है। उस नई क्वांटिटी का नाम क्या है? एरिया। क्या है उस नई क्वांटिटी का नाम? एरिया। तो व्हाट इज एरिया सर? एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनी है। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज एरिया? डिराइव्ड। डिराइव्ड क्यों बोला इसको हमने? क्योंकि सर ये किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जरा चेक करिए, लेंथ ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब आप बोलेंगे सर ब्रेड्थ तो आपने पढ़ा ही नहीं। ब्रेड्थ है क्या है? लेंथ ही तो एक तरीके से, ठीक। हाइट क्या है? लेंथ ही तो है। तो इन तीनों को अगर आप देखें तो ये क्या है बेसिकली? सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और यही फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके क्या मिला हमको? वॉल्यूम मिला। तो वॉल्यूम क्या हुआ सर? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज वॉल्यूम? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा होता आपने 9th स्टैंडर्ड में? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसी क्वांटिटी है सर? फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है सर? डिस्टेंस तो आपने 7 में लिखा ही नहीं था, बट डिस्टेंस है क्या है? द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं आप? बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ और टाइम मिलकर के क्या बना? एक क्वांटिटी बनी। इसको क्या बोला आपने? स्पीड बोला। तो व्हाट इज स्पीड सर? स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंस समझ में आ गया? फंडामेंटल से ही सारी की सारी जितनी भी यूनिट है दुनिया भर की फिजिक्स में, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है, ठीक। तो आई थिंक ये एग्जांपल सफिशिएंट है समझाने के लिए। तो बेसिक चीज क्या समझानी थी कि फंडामेंटल से ही क्या बनती है सर? फंडामेंटल से ही
नई नई क्वांटिटीज हमको देखने को मिलती है। बिना फंडामेंटल के कुछ भी नहीं है। तभी सब टीचर बार बार क्या कहते हैं, अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करिए, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। जितने आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे उतने आप आगे जाएंगे, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तभी उनको आप आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुना नहीं सुना आपने टीचर से, इस बच्चे के बेसिक्स बहुत कमजोर है, बेस बहुत कमजोर है इस बच्चे का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको बेस ही नहीं मालूम है तो आगे सारी चीजें कैसे सॉल्व करेगा। यही फिजिक्स में यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी कह रही है कि यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से आपको जितनी भी क्वांटिटी है वो उनको आप बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब हमारे पास लास्ट बचा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? ये भी बेसिकली एक फंडामेंटल का पार्ट ही है, बट इसको हमने सेपरेट कर दिया है। और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 होती हैं। एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, और दूसरी क्वांटिटी होती है हमारे पास एक सॉलिड एंगल। एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। अब प्लेन एंगल की बात करें तो आपने एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। सपोज करो ये 2 लाइन ले लो, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है कितना? थीटा। ये निकालना है आपको, तो क्या लेंगे आप? एक आर्क लेंगे। क्या लेंगे आप? एक आर्क। और किससे डिवाइड कर देंगे इसको आप? रेडियस से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा आपको? एंगल मिल जाएगा। एंगल की यूनिट क्या होती है सर? रेडियन होती है। क्या होती है एंगल की यूनिट? रेडियन होती है। समझ में आ रही बात? इसको शॉर्ट में हम RAD लिखते हैं। तो ये क्या हो गई? इसकी यूनिट हो गई। समझ में आ रही बात? अब एक बार बताइए, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। या फिर आप बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है। अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करें तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर आप 1 रेडियन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 57.6 डिग्री होता है। 1 रेडियन, पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना होगा? तो ऑलमोस्ट 55 to 57 डिग्री के बीच में ये वैल्यू आती है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा इसको। अभी हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डिस्कस करनी है, तो कभी कोई क्वेश्चन में आता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं हम। सॉलिड एंगल भी एक एंगल ही तो है बेसिकली, बट इसका नाम सॉलिड क्यों रखा है? सॉलिड एंगल को समझाने के लिए क्या करते हैं आपको, सपोज करिए एक कोन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक कोन। और ये इसका एरिया मान लीजिए A, ठीक। इस कोन का सरफेस एरिया कितना है? A मान लीजिए, ठीक। अब ये कोन से एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से एक लाइन आ रही है, यहाँ पे मीट करिए, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड एंगल। ये इसका एरिया, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस पॉइंट से यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वॉल है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो एक रे यहाँ से आ रही है, या सपोज करो एक लाइन यहाँ से आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म किया, ये पूरा जो एंगल फॉर्म किया, इस एंगल को क्या कहते हैं? हम सॉलिड एंगल कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये और ये दोनों पॉइंट जहां पे मीट कर रहे हैं, उसके बाद जो एंगल फॉर्म हुआ है, इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है DA अपॉन R स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? DA अपॉन R स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है? DA अपॉन R स्क्वायर, ठीक। ये DA क्या है सर? ये DA एक स्मॉल एरिया है। अभी आप D से कंफ्यूज हो जाओगे, अभी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीजें पढ़नी है फिजिक्स में। अभी सिर्फ ये समझिए DA क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया लिया है, उसको किससे डिवाइड किया? इसके रेडियस से डिवाइड किया, इसके रेडियस से। इसके अगर रेडियस का स्क्वायर कर देंगे आप और DA से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉलिड एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको?
सॉलिड एंगल। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया आपका डी क्या है यहाँ पे, स्मॉल एंगल। अब हम बात कर रहे हैं इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट? स्टेरेडियन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल? स्टेरेडियन। चलिए बात समझ में आ गई। तो हमने क्या डिस्कस किया? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताएं फटाफट? सप्लीमेंट्री, ठीक, दूसरी डिराइव्ड, और सबसे पहली जो समझाई थी वो क्या थी? फंडामेंटल। और यही बेस है, फंडामेंटल से ही सारी क्वांटिटीज बनती हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ें। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं साइड में मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। अब वो डेफिनेशन किसकी लिखी है? डायमेंशन की लिखी है। किसकी लिखी है डेफिनेशन? डायमेंशंस की। अब ये डायमेंशंस क्या होते हैं? जैसे कि हम बात करें तो लेंथ को आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, है ना, नैनोमीटर में। तो अलग अलग आपके पास स्केल हैं मेजर करने के लिए, अलग अलग चीजें हैं, मीटर में भी, सेंटीमीटर में, जैसे बताया मैंने आपको अभी। तो डायमेंशन क्या करता है? जो भी आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो भी आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो जो भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी की जो आपको बेसिकली वैल्यू मिलती है या यूनिट मिलती है, उस यूनिट पर जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं, उस फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। अभी ये लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल लग रही होगी आपको, लेकिन जब मैं डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर डायमेंशंस क्या होते हैं। तो यहां पे पहले एक बार डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन क्या होती है? पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। अब एक बार बताओ, डिराइव्ड जो क्वांटिटीज होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट होंगी वो भी किससे मिलके बनेंगी? सर फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट से मिलके बनेंगी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर है, उसके बाद जो आपको डिराइव्ड यूनिट्स मिल रही हैं उससे, उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। तो क्या लिखा है वापस देखिए, डायमेंशन आर द पावर्स। डायमेंशन क्या होती हैं? आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, किसको एक्सप्रेस करने के लिए? द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। ये लैंग्वेज अगर और टिपिकल लग रही है, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल वे में क्या बताया मैंने, क्या लिखा है देखो, डायमेंशंस क्या है? पावर्स है। किसकी पावर है? फंडामेंटल यूनिट्स की पावर है। आर रेज्ड किसके लिए? एक्सप्रेस करने के लिए डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ अ क्वांटिटी। वो भी जो भी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे पावर लगा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? हम डायमेंशंस कहते हैं। देखते हैं अभी वापस से एक बार मैं आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखूंगा और उसके डायमेंशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? उसके डायमेंशन। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डायमेंशन है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ थी। अब मैंने जैसे बोला कि लेंथ अलग अलग आप स्केल में मेजर कर सकते हैं, तो डायमेंशन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंबल है जिसका नाम है L, और यहां पे क्या लगाते हैं आप? ब्रैकेट लगाते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? एक ब्रैकेट। जब आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो आपको मालूम पड़ जाता है कि यहां पर आप किसकी बात कर रहे हैं? डायमेंशन की बात कर रहे हैं। किसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं? लेंथ के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? सेकंड पॉइंट, लेंथ के बाद क्या पढ़ा था सर हमने? टाइम। टाइम की अगर आप बात करें तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन ब्रैकेट लगाएंगे। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम? कैपिटल T विद ब्रैकेट। व्हाट इज अ डायमेंशन ऑफ मास? तो आप बोलेंगे सर डायमेंशन मास का होता है कैपिटल M। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास? कैपिटल M। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम? कैपिटल T। एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? कैपिटल L विद ब्रैकेट।
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायमेंशन क्या होते हैं? टेम्परेचर का डायमेंशन K होता है, कैपिटल K, इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर, ब्रैकेट में लगाने के बाद K से रिप्रेजेंट करते हैं। फिफ्थ क्या बचा हमारे पास? इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है? A होता है, ठीक। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर CD। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? CD। इसकी यूनिट क्या थी? कैंडेला। कैंडेला का क्या यूज किया हमने? C और D। और सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट क्या थी? मोल। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है MOL। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला एंड दिस इज यूनिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन फॉर्मूला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, तो आपको लिखना है MOL। ई नहीं लिखना है, यहां पर ई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूलेज ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सिंपली यू कैन से दैट दीज आर द डायमेंशन ऑफ दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। अब आपको मैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सिखाऊंगा कि कैसे हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है इतनी? तो पहले तो बेसिक चीज, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास का डायमेंशन फॉर्मूला M होता है, टाइम का T होता है, लेंथ का L। ये तो आपको दिमाग में सेट कर लीजिए, इतनी बार यूज होगा आगे आने वाले टाइम में आपके, ठीक है। तो इनको मत भूलना कि सर मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, यही भूल जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर ये तो 3 आपको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले। ये फॉर्मूले भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं कि कैसे आप किसी भी क्वांटिटी के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला देख रहे हैं हम ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज।